मैं अपनी रसोई में खड़ी थी, मेज से सूखी दलिया खुरचते हुए। तभी फोन बजा। मैंने लगभग उसे उठाने का इरादा छोड़ ही दिया था। मेरा बच्चा पूरी रात रोता रहा था, सर फट रहा था। मेरा 4 साल का बेटा फिर से नाश्ता करने से मना कर चुका था। उस पल मेरी सबसे बड़ी परेशानी छोटी भी लग रही थी और कभी खत्म न होने वाली भी। तभी फोन पर आई आवाज ने मेरे हाथों को जड़ कर दिया। मीरा शर्मा, ध्यान से सुनिए। जो औरत इस वक्त आपके पति के साथ बैठी है वो आप नहीं है। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कहां से हमें देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। मैं किचन काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अचानक लगने लगा कि मेरे पैर मेरा वजन संभाल भी पाएंगे या नहीं। सॉरी, आप कौन बोल रही हैं? मैंने आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की, जबकि दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं नीलम वर्मा हूं, साउथ सिटी ब्रांच नेशनल बैंक से। आपने सालों पहले मेरी मदद की थी, शायद आपको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। 5 साल पहले मैंने उसके बॉस की चोरी पकड़कर उसकी नौकरी बचाई थी। उसके बाद से जब भी मैं बैंक जाती, हम बस औपचारिक मुस्कान का आदान प्रदान करते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये कॉल औपचारिक नहीं थी। आपके पति यहां हैं, नीलम ने कहा, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में, और उनके साथ जो औरत बैठी है वो बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। उसने आपका कोट पहना है, आपका बैग लिया हुआ है, उसने आपका आईडी दिखाया। वो हंसी, लेकिन वो हंसी सूखी और टूटी हुई थी, मेरी जैसी नहीं। ये मुमकिन नहीं है, मेरे पति तो बिजनेस ट्रिप पर हैं, कल ही निकले थे। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, इतनी लंबी कि पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी। मीरा, उसने धीरे से कहा, मैं आपको जानती हूं, आपको अक्सर देखती हूं, ये आप नहीं हैं। वो सब कुछ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज, और आपकी मां भी उनके साथ हैं, गवाह बनकर साइन कर रही हैं। कमरा घूमता सा महसूस हुआ। उसी पल मुझे कुछ समझ आया जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। जब मैं अपनी जिंदगी को बस किसी तरह चला रही थी, कोई और उसे पूरी तरह चुरा रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं सब कुछ खोने के कितने करीब हूं। दोपहर 12 बजे किचन की मेज से सूखी दलिया साफ करने वाली औरत बनने से पहले मैं कोई और थी। मेरा नाम मीरा शर्मा है और मैं कभी सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट हुआ करती थी, ऐसी जो देर तक ऑफिस में रुकती थी क्योंकि मुझे अपना काम पसंद था, ऐसी जो बैलेंस शीट देखकर वो चीजें पकड़ लेती थी जो औरों की नजर से छूट जाती थीं। ऑफिस में मजाक में कहते थे कि मेरी आंखों में एक्सरे है। साफ नंबरों और आत्मविश्वास साइन के नीचे छिपी हेरा फेरी मैं तुरंत देख लेती थी। मैं सिलवाए हुए सूट पहनती थी, बिना झिझक बोर्डरूम में दाखिल होती थी। जब मैं बोलती थी लोग सुनते थे। मैं अपना पैसा खुद कमाती थी, अच्छा पैसा, अपना किराया खुद देती थी, अपनी जिंदगी खुद चुनती थी। फिर मुझे प्यार हो गया। रोहन को मेरी समझदारी बहुत पसंद थी, कम से कम वो यही कहता था। वो कहता था कि मैं तेज हूं, फोकस्ड हूं, इम्प्रेसिव हूं। जब मैं हमारे पहले बच्चे से प्रेग्नेंट हुई, उसने कुछ ऐसा कहा जो उस वक्त बहुत प्यार भरा लगा। अब तुम्हें इतना खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। दूसरे बच्चे के बाद बात बदल गई। इतना स्ट्रेस क्यों लेना, कुछ समय घर पर ही रहो। तीसरे के बाद उसने कहा, बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, दुनिया को एक और एनालिस्ट की नहीं। और धीरे धीरे बिना किसी बड़े ड्रामे के मैं गायब होती चली गई। एक साथ नहीं, टुकड़ों में। मेरा आत्मविश्वास ढीला पड़ता गया, मेरे काम के ईमेल आना बंद हो गए, मेरे सूट अलमारी में टंगे रह गए। मेरी दुनिया सिमट कर झपकी के टाइम, किराने की लिस्ट और दिन बिना रोए निकाल लेने तक रह गई। मैं खुद से कहती रही कि ये सब अस्थाई है, मैं कभी भी वापस जा सकती हूं। लेकिन वक्त रुकावटों को आदत बना देता है और आदतों को पिंजरा। मेरी समझदारी कम नहीं हुई थी, बस मुझे उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। रोहन शर्मा एक रात में कंट्रोलिंग नहीं बन गया था, यही बात लोग नहीं समझते। अगर उसने शुरू में ही मुझे बताया होता कि मैं क्या नहीं कर सकती, तो मैं समझ जाती, मैं विरोध करती।
लेकिन उसने शुरुआत मदद, सुरक्षा और आराम से की। फाइनेंस मैं संभाल लूंगा, तुम्हारे पास पहले ही बहुत कुछ है। और वो बात ठीक भी लगी, प्यार भरी भी। पहले छोटी छोटी बातें थीं। वो मुझसे कागजों पर साइन करवाता क्योंकि वो बिजी रहता था, जल्दी जल्दी समझा देता, पूरे भरोसे के साथ। मैंने उस पर भरोसा किया, क्यों नहीं करती, वो मेरे पति था, मेरे बच्चों का पिता। जब मैं सवाल पूछती वो मुस्कुराता और मेरे माथे को चूम लेता, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। जब मैंने काम पर लौटने की बात की वो भौहें चढ़ा लेता, क्या सच में चाहती हो कि अजनबी हमारे बच्चों को पालें? दोस्त बुलाते तो वो लंबी सांस लेता, तुम बहुत थकी हुई लगती हो, अगली बार चलेंगे। धीरे धीरे बुलावे बंद हो गए, फैसले मेरे नहीं रहे। मुझे ये तक नहीं पता रहता था कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। मैंने बैंक स्टेटमेंट खोलना बंद कर दिया। मुझे लगने लगा कि सवाल पूछने का मुझे हक ही नहीं है। वो अक्सर याद दिलाता कि उस पर कितना दबाव है, वो कितनी मेहनत करता है और जो कुछ भी करता है परिवार के लिए। और मैं उस पर यकीन करती रही, क्योंकि सच मान लेने से ज्यादा आसान था बह लेना। जब तक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अपने फाइनेंस तक कोई पहुंच नहीं है, हाल का कोई काम का रिकॉर्ड नहीं है और अपनी कोई आमदनी नहीं है, तब तक मैं लड़ने के लिए बहुत थक चुकी थी। थकान एक ताकतवर हथियार है। यह आपको आज्ञाकारी बना देती है, थोड़ी सी तसल्ली के लिए शुक्रगुजार बना देती है, खुद पर संदेह करवा देती है। मुझे पिंजरा बनता हुआ दिखा ही नहीं, क्योंकि वो आराम, रूटीन और भरोसे से गद्देदार था। और जब तक मुझे सलाखें महसूस हुई, मैं अंदर बंद हो चुकी थी। पीछे मुड़कर देखूं तो चेतावनियां थीं, चुपचाप, आमसी, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था अगर आप सुकून को सच से ज्यादा अहमियत देते हों। एक दोपहर मेरा बेज ऊनी कोट गायब हो गया, वही जो मैं मीटिंग्स में पहनती थी, वही जिस पर रोहन हमेशा कहता था कि मैं प्रोफेशनल लगती हूं। पूछने पर उसने कंधे उचका दिए, शायद ड्राई क्लीनर पर रह गया होगा। मैंने मान लिया। 2 हफ्ते बाद मेरा हैंडबैग गायब हो गया। अंदर मेरा आईडी, कुछ क्रेडिट कार्ड्स, वो चीज़ें जो मैं अब कम ही इस्तेमाल करती थी। रोहन ने कहा बाद में गाड़ी में मिला, थोड़ा खराब हो गया था। जब मैंने देखा कि मेरी ड्राइविंग लाइसेंस अलग सा लग रहा है तो वो हंसा, तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने खुद को ज़्यादा थका हुआ मान लिया। मेरी माँ ज़्यादा फ़ोन करने लगी, अजीब सवाल पूछती, ठीक से सो रही हो, बहुत ओवरवेल्म तो नहीं हो, कभी सोचा है सबको छोड़कर लंबा ब्रेक लेने का? मुझे लगा वो मेरी फिक्र कर रही हैं। अब समझ आता है वो जानकारी इकट्ठा कर रही थी। रोहन कुछ बातें कहने लगा जो ज़रूरत से ज़्यादा देर तक मेरे साथ रहीं। आजकल खुद को देखा है, इस हालत में तुम्हें बाहर ले जाने में शर्म आती है। पहले तुम ध्यान रखती थी, हर बात चिंता जैसी लगती थी, लेकिन मिलकर उन्होंने मेरे अंदर कुछ भारी बना दिया। मैं आईनों से बचने लगी, बातचीत से बचने लगी, खुद से बचने लगी। जब कुछ गलत लगता है लेकिन आप टकराने के लिए बहुत थके होते हैं तो दिमाग सबसे आसान वजह ढूंढता है, आप खुद को दोष देते हैं। मैं खुद से कहती रही कि मैं एक पत्नी के तौर पर, एक औरत के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर फेल हो रही हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल तक नहीं आया कि कोई मुझे बदलने की तैयारी कर रहा है। मेरी शादी में नहीं, मेरी अपनी जिंदगी में नहीं। रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज करना उस धागे को खींचने से ज़्यादा सुरक्षित लगा जो सब कुछ उधेड़ सकता था। इसलिए मैं चुप रही और उस चुप्पी ने मुझे लगभग सब कुछ छिनवा ही दिया था। मैं बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़कर सीधे बैंक पहुंची। मैंने कपड़े नहीं बदले, बाल नहीं संवारे, पुराने जीन्स और ढीली टी शर्ट में ही घर से निकल पड़ी। दिमाग इतनी तेज भाग रहा था कि शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। शहर की ओर जाते हुए मेरी पुरानी जिंदगी के टुकड़े उभरने लगे। एनालिस्ट, सवाल पूछने वाली औरत जो अधूरे जवाब नहीं मानती थी। मैंने पहुंचते ही नीलम को कॉल किया। मैं आ गई हूं, मैंने कहा। मैं मेन एंट्रेंस से नहीं आ सकती, वो मुझे देख लेंगे। पीछे स्टाफ एंट्रेंस है, मैं वहीं मिलती हूँ, उसने जवाब दिया। 5 मिनट बाद मैं उसके पीछे पीछे एक सकरी सीढ़ी से जा रही थी जहां पुरानी कॉफी और क्लीनिंग केमिकल्स की गंध थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा वो सुन लेगी। कॉन्फ्रेंस रूम सी में है, उसने फुसफुसाकर कहा, करीब 2 घंटे से। वो मुझे एक छोटे से सिक्योरिटी रूम में ले गई जहां झिलमिलाते मॉनिटर्स लगे थे। स्क्रीन पर मैंने अपने पति को देखा। रोहन टेबल के सिरहाने बैठा था, शांत, आत्मविश्वासी, एक ऐसा सूट पहने जो मैंने पहले कभी नहीं पहना था। वो कामयाब लग रहा था, बिना नींद या चिंता के किसी निशान के।
उसके बगल में एक औरत बैठी थी, मेरा कोट पहने हुए, मेरा बैग पकड़े हुए। उसके बाल वैसे सजे थे जैसे मेरे हुआ करते थे जब मैं खुद की परवाह करती थी। वो मेरे जैसी दिखती थी, या यूं कहें कि उस मीरा जैसी जो मैं कभी थी। उनके सामने मेरी माँ बैठी थी, सलीके से कपड़े पहने, बिना हिचक दस्तखत कर रही थीं। रोहन की बहन नेहा भी थी, व्यवस्थित, कुशल, कागजों को ऐसे जमा रही थी जैसे ये सब उसका ही काम हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। दुख नहीं, साफ समझ। ये गलती नहीं थी, ये घबराहट या कन्फ्यूजन नहीं था, ये एक योजना थी और मैं ठीक वक्त पर उसे देख रही थी। मैं रोई नहीं और इस बात ने मुझे हैरान किया। मैं मॉनिटर्स देखती रही और मेरे अंदर कुछ अपनी पुरानी जगह पर लौट आया। एक शांत, फोकस्ड जगह। वही जगह जहां मैं तब जाया करती थी जब कोई डील समझ नहीं आती थी और बाकी सब चूक जाते थे। मैंने नीलम की ओर देखा। मेरे नाम के हर अकाउंट की पिछले 3 साल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए और मेरे साइन से बना हर पावर ऑफ अटर्नी। वो एक पल झिझकी, फिर सिर हिलाया और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने रोहन को उस औरत की ओर झुकते देखा। उसका हाथ उसकी पीठ पर था। वो स्पर्श मैं तुरंत पहचान गई। न सहकर्मी का, न अजनबी का, आदत का स्पर्श। जब नीलम लौटी, उसके हाथ में मोटी फाइल थी। उसने बिना पूछे मुझे एक पेंसिल पकड़ा दी। मेरे हाथ अपने आप चलने लगे। यहाँ 10,000, वहाँ 8,000। इतने छोटे कि अलार्म न बजे, इतने बार कि जिंदगी खाली हो जाए। 8 लाख से ज्यादा गायब, सब नेहा के नाम की एक LLP में ट्रांसफर। 3 महीने पहले मेरे नाम से एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी फाइल हुआ था, जिससे हमारे घर को बेचने की इजाजत थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। 1 महीने पहले हमारी छुट्टियों वाली प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लिया गया था। उस पर भी मैंने कभी साइन नहीं किए थे। 2 हफ्ते पहले मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिशियरी मेरे बच्चों से बदलकर मेरे पति के नाम कर दिया गया था। मेरा गला कस गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह साफ रहा। नीलम, मैंने एक लाइन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पावर ऑफ अटर्नी कहाँ साइन हुआ था? उसने सिस्टम चेक किया। रिकॉर्ड के मुताबिक डाउनटाउन ब्रांच। आप वहां मौजूद थीं, सिक्योरिटी फुटेज भी है। वीडियो में एक औरत दिख रही थी, मेरे कोट में, पीछे से फिल्माई गई, कागजों पर दस्तखत करते हुए। उसने कैमरे की तरफ कभी चेहरा नहीं घुमाया। वो मैं नहीं हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं उस हफ्ते अस्पताल में भर्ती थी, मैं साबित कर सकती हूं। नीलम का चेहरा उतर गया। ये बहुत गंभीर मामला है, उसने फुसफुसाकर कहा। कई चार्ज बनते हैं। बस इतना ही नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने एक कॉल किया, एक पुराने कलीग को, ऐसा इंसान जो अब भी मुझ पर एहसान मानता था। 15 मिनट बाद उसने वही कंफर्म कर दिया जो मेरी समझ पहले ही पकड़ चुकी थी। रोहन की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, कर्ज में डूबी हुई, मुकदमे चल रहे थे, लेनदार सिर पर खड़े थे। वो 1 साल से ज्यादा समय से ये सब छिपा रहा था और अचानक सब कुछ साफ हो गया। मैं उसकी पार्टनर नहीं थी, मैं उसकी ढाल थी। जब हालात अच्छे थे वो सक्सेस स्टोरी था, जब सब बिखर गया सब कुछ मेरे नाम कर दिया गया और अब वो सब खाली कर रहा था, मुझे कर्ज के साथ छोड़कर खुद सब लेकर जाने के लिए। मैं सिक्योरिटी रूम से बाहर इसलिए निकली क्योंकि मुझे सांस चाहिए थी। सच का वजन होता है, जब वो एक साथ सीने में बैठता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे मेरी माँ लेडीज रेस्ट रूम में मिली, आईने के सामने खड़ी, लिपस्टिक ठीक करती हुई। वो शांत लग रही थीं, सलीकेदार, जैसे कोई औरत परिवार के लिए कागजी काम में मदद कर रही हो। जैसे ही आईने में उन्हें मेरा अक्स दिखा, उनका हाथ रुक गया। मीरा, तुम यहां क्या कर रही हो? उन्हें जवाब देने से पहले मैंने उन्हें देर तक देखा। आप यहां क्या कर रही हैं मां? उन्होंने कंधे सीधे किए। रोहन ने मुझसे मदद मांगी थी। उसने कहा तुम ठीक नहीं हो, बहुत ओवरवेल्म्ड हो। उसने कहा तुम सब कुछ जानती हो, सब मान चुकी हो। कॉन्फ्रेंस रूम में जो औरत है, मैंने धीमे से कहा, वो मैं नहीं हूं, आप ये जानती हैं। वो नजरें चुराने लगी। उसने मैसेज दिखाए। उन्होंने कहा, जहां तुम सब छोड़ने की बात कर रही थी, संभाल ना पाने की। वो नकली हैं, मैंने कहा। मैंने कभी नहीं लिखे। उसे जरूरत थी कि आप मुझे अस्थिर समझें। उनके होंठ पतली रेखा बन गए। वही भाव जो मैं बचपन से जानती थी, जब वो मानना नहीं चाहती थी कि शायद वो गलत हूं।
उसने कहा वो बच्चों की सुरक्षा कर रहा है, कि ये सब परिवार के लिए है। माँ, मैं पास आकर कहा, वो 3 साल से अपनी रखैल को मेरे पैसों से पाल रहा है। वो अभी गर्भवती है। वो मुझे कर्ज में छोड़कर सब कुछ ले जाना चाहता है। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये मुमकिन नहीं है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस सिक्योरिटी रूम में ले गई। स्क्रीन पर रोहन उस औरत की ओर झुका और बिना सोचे बड़े अपनापन से उसके गाल को छू लिया। मेरी माँ के घुटने जवाब दे गए। वो कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गईं। वो तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखता था, उन्होंने फुसफुसाया। मुझे पता है, क्योंकि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता था। मैं बस काम की थी। नीलम ने कागज उनके सामने रख दिए। ट्रांसफर, रजिस्ट्री, तारीखें, सबूत। मेरी माँ ने मुंह ढक लिया और रोने लगी। कोई नाटक नहीं, असली आंसू। मैंने उस पर भरोसा किया, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हारे बजाय उसे चुना। मैं उनके पास बैठ गई। आप अब भी इसे ठीक कर सकती हैं, मैंने कहा, लेकिन आपको सच बोलना होगा। उन्होंने चेहरा पोंछा और मेरी तरफ देखा। कई सालों बाद पहली बार मैंने उनकी आंखों में शर्म देखी। मुझे बताओ क्या करना है, उन्होंने कहा। 20 मिनट बाद मैं कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अंदर रोहन को लग रहा था कि वो जीत रहा है। नीलम ने पहले ही कॉल करके कह दिया था कि एक छोटा सा वेरिफिकेशन इशू है, बस इतना कि वो बैठे रहें, बस इतना वक्त कि सब तैयार हो जाए। मेरे पीछे नीलम, एक बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर और मेरी माँ खड़ी थीं। वो अब भी पीली थीं, लेकिन मजबूत, फैसला कर चुकी थीं। कांच में मुझे अपना अक्स दिखा। पुरानी जीन्स, सिकड़ी टी शर्ट, बिना मेकअप, बिखरे बाल। मैं ताकतवर नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे पास सच था और वो काफी था। मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में फ़ोन। मुझे देखते ही वो उसके हाथ से फिसलकर कारपेट पर गिर गया। आवाज़ तेज थी, अंतिम। मेरे कोट वाली औरत इतनी तेजी से उठी कि उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। बिना बनावटी शांति, बिना दिखावे के वो छोटी, डरी हुई और बेमेल लग रही थी। नेहा ने कागजों की फाइल सीने से लगा ली, जैसे ढाल हो। बैंक मैनेजर ने कभी मुझे, कभी उस औरत को देखा। उलझन उसके चेहरे पर फैलती चली गई। रोहन, मैंने शांत स्वर में कहा, कैसी रही आपकी बिजनेस ट्रिप? उसने मुंह खोला, बंद किया, फिर कोशिश की। मीरा, ये जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। मैं आगे बढ़ी और टेबल से एक दस्तावेज उठाया। जनरल पावर ऑफ अटर्नी, मैंने पढ़ा। मेरे घर को बेचने और मेरे अकाउंट्स खाली करने की इजाज़त। मैंने उसे देखा। क्या आप बताएंगे कि कोई और औरत मेरे नाम से इस पर साइन क्यों कर रही है? ये अस्थाई था, उसने जल्दी से कहा, बिजनेस के लिए। तुम जानती हो हालात कैसे होते हैं। मैं जानती हूं, तुम दिवालिया हो। वो शब्द थप्पड़ की तरह गिरे। मैनेजर धीरे धीरे खड़ा हुआ। सर, उसने रोहन से कहा, क्या ये औरत आपकी पत्नी है? हाँ, रोहन ने मेरे कोट वाली औरत की ओर इशारा किया। नहीं, मैंने कहा, मैं हूं। मैं उसकी तरफ मुड़ी। मेरा कोट उतारो। वो हिचकी। फिर धीरे धीरे उसने बटन खोले और कोट जमीन पर गिरा दिया। उसके बिना सारा भ्रम टूट गया। वो कोई पत्नी नहीं थी, कोई साथी नहीं, बस एक जवान औरत थी जिसे किसी और की जिंदगी चुराने के लिए सजाया गया था। और अब कमरे में मौजूद हर इंसान ये देख पा रहा था। पुलिस चुपचाप आई, ना सायरन ना शोर। बस 2 अफसर अंदर आए और रोहन से खड़े होने को कहा। पहली बार वो छोटा लगा। जब वे उसे उसके अधिकार पड़ रहे थे, वो मुझे देखता रहा। मेरे चेहरे में कुछ ढूंढता हुआ, रहम, शक, पछतावा। मैंने कुछ नहीं दिया, देने को कुछ बचा नहीं था। नेहा को अगला ले जाया गया। वो जोर जोर से विरोध करती रही, वकीलों और गलत फहमियों की बात करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कागज खुद बोल रहे थे। मेरे कोट वाली औरत वहीं बैठी रही। बाद में वो गवाही देगी कि उसके पास यही एक रास्ता था। अगले हफ्ते धुंधले से गुजरे। स्टेटमेंट्स, वकील, कोर्ट की तारीखें। मेरी रसोई की मेज पर फाइलें लगी थीं, जहां कभी बच्चे रंग भरा करते थे। रोहन ने हिरासत से समझौता करने की कोशिश की। चुपचाप तलाक, पूरी कस्टडी, प्रॉपर्टी, अगर मैं केस वापस ले लूं। मैंने मना कर दिया। ये बदला नहीं था, ये जवाबदेही थी। कोर्ट मेरी उम्मीद से तेज चला।
धोखाधड़ी, जालसाजी, आर्थिक शोषण। शब्द भारी थे लेकिन सही थे। फैसला सुनाया गया तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, ना खुशी ना संतोष, बस एक अजीब खालीपन जहां कभी प्यार रहा था। बाहर हॉलवे में मेरी माँ मेरे पास खड़ी थीं। वो मुझे पहले से बूढ़ी लगीं। मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने कहा। मैंने गलत चुना। मैंने सिर हिलाया। आपने सही वक्त पर ठीक किया, मेरे लिए वही काफ़ी है। उस रात मैं अपने बच्चों के पास लौटी और एक एक करके उन्हें सुलाया। सब कुछ अनिश्चित था, लेकिन सालों बाद पहली बार ईमानदार था। फिर से शुरू करना बहादुरी नहीं लगा, थकाने वाला लगा। मैंने वो घर बेच दिया जिसमें हम सालों रहे थे। उन दीवारों में बहुत सी यादें थीं, बहुत सारे झूठ। मैंने बेटे के स्कूल और बेटी के डे केयर के पास एक शांत कॉलोनी में छोटा सा घर लिया। कुछ खास नहीं, बस सुरक्षित, बस मेरा। बच्चों ने अलग अलग तरह से जूझा। बड़े ने सोच समझकर सवाल पूछे, छोटे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी को पिता की याद आई। हफ्तों रात में रोती रही। हमने मदद ली, बात की, इंतजार किया। ठीक होना किसी टाइम टेबल पर नहीं चलता। 6 महीने बाद मैं काम पर लौट गई। मेरे पुराने बॉस ने खुद कॉल किया। उसने वही कहा जो मुझे सुनना था, ना चापलूसी में बल्कि हकीकत में। तुम हमारी सबसे अच्छी एनालिस्ट थी। अगर वापस आना चाहो, दरवाज़ा खुला है। मैंने शर्तें रखीं, फ्लेक्सिबल घंटे, बच्चों के लिए समय, सही वेतन। उसने मान लिया। पहले दिन मैंने आईने में एक सादा सूट पहना और सामने खड़ी औरत को पहचाना नहीं। ना थकी हुई माँ, ना महत्वाकांक्षी युवती, कोई और, ज्यादा मजबूत, परखी हुई। शाम को मेरे बेटे ने मुझे देखा और कहा, माँ, आज आप फिर से अपने जैसी लग रही हो। मैं मुस्कुराई। मैं करियर नहीं बना रही थी, मैं जिंदगी दोबारा बना रही थी, धीरे धीरे, ईमानदारी से, अपनी शर्तों पर। लोग कभी कभी पूछते हैं जीतने का एहसास कैसा होता है। उन्हें गुस्सा, जश्न, संतोष चाहिए होता है, लेकिन बात वो कभी थी ही नहीं। बदला चिल्लाना नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती, किसी और को गिरते देखना नहीं होता। असली बदला है साफ दिमाग के साथ आगे बढ़ जाना, बच्चों को सुरक्षित रखना और अपनी जिंदगी दोबारा अपने हाथ में लेना। मैं 41 साल की हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, मेहनत करती हूँ, थकती हूँ, कुछ दिन आज भी भारी लगते हैं, लेकिन अब हर फैसला मेरा है। मेरे लिए कोई नहीं बोलता, मेरे लिए कोई साइन नहीं करता, मेरे भविष्य की कोई चोरी छुपे योजना नहीं बनाता। मैंने अपने पति को बर्बाद नहीं किया, उसने खुद को किया। मैंने बस चुपचाप गायब होने से इनकार कर दिया। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपने कभी खुद को मिटता हुआ महसूस किया हो, कंट्रोल होता हुआ, अपनी ही जिंदगी से बाहर धकेला हुआ, तो ये जान लीजिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप थके हुए हैं। और जब वो पल आएगा, आप याद कर लेंगे कि आप कौन हैं। अगर इस कहानी में आपको कुछ मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ क्या समय है। यही बदले की कला है।